मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। और कल तक के चैप्टर में हम सीआरपीसी के चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5, जो कि है व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन। अब अरेस्ट ऑफ पर्सन में क्या है, मतलब हम किसी भी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करेंगे, कब उसे गिरफ्तार करेंगे, किस किस तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं, कि क्या हम किसी व्यक्ति को बिना वारंट के या बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो कैसे उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, फिर गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के राइट्स, कर्तव्य क्या होंगे, कि वो कैसे कैसे गिरफ्तार करेगा। क्या क्या कोई भी पर्सन आगे गिरफ्तार कर सकता है, चाहे वो सिविल ड्रेस में है, उसके पास आईडी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। और अगर जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, क्या उसको किसी अधिवक्ता से मिलने का कोई अधिकार है या नहीं है, और मिलने का अधिकार है तो कितना है, कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। साथ ही साथ हम इसमें ये देखने वाले हैं कि क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, क्या आपको कोई लगता है किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया, क्या आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर कर लोगे तो कैसे करोगे, और फिर उसको कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे, अपने घर दौड़ना ले जाओगे, कहीं ना कहीं किसी के साथ देना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। और इसी को देखते हुए आज हमारा पहला सेक्शन जो स्टार्ट होता है, सेक्शन 41 कहता है पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेंगे। मतलब कहने का मतलब पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। अब वो कौन कौन सी स्थिति ऐसी होंगी जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार बिना वारंट के कर लेगी तो फिर उनको क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी, कैसे, क्या क्या कारण होंगे गिरफ्तारी करने के, तो इसमें ये बताया गया है। नंबर 1, पुलिस अधिकारी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी है जिसके पास कोई वारंट नहीं है और जिसके पास किसी मजिस्ट्रेट साहब का कोई ऑर्डर भी नहीं है, तब भी वो आम को गिरफ्तार कर सकती है। तो वो सारी कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 41(1)(a) के अंदर। अगर आप पुलिस अधिकारी के सामने, मतलब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संगीन अपराध करता है, कोई संज्ञेय अपराध करता है, तो उसको पुलिस बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। अब संज्ञेय अपराध क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम अपना जो पहला डेफिनेशन क्लॉज का वीडियोस था उसमें हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर नहीं भी हुआ है तो इसके बारे में आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में मैं बता दूंगा कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ परिवाद किया गया है, किसी खिलाफ व्यक्ति के साथ परिवाद किया गया है, और पुलिस अधिकारी को ये विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उस परिवाद में, जो परिवाद ये किया गया है, इस परिवाद में पुलिस अधिकारी को ये जानकारी मिल गई है, या उसे इतना विश्वास है कि इसमें 7 वर्ष, 7 साल या 7 से कम
कम सजा हो सकती है। चाहे ये जुर्माना सहित हो या रहित, मतलब जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो, और ऐसा कोई परिवाद किया है जिसमें किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे कम की सजा होने का प्रावधान है, चाहे वो सजा जुर्माने के साथ हो या जुर्माने के बिना हो। और परिवाद के अंदर जो कहा गया है कि किस बात का परिवाद है, परिवाद संज्ञेय अपराध का होना चाहिए। तब भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी दी गई हैं कि इसमें और क्या क्या शर्तें लगेंगी। नंबर 1, मतलब ये हो गया सेक्शन 41 के सबसेक्शन ए का सबसेक्शन बी का सबसेक्शन ए, मतलब काफी अंदर की बात हो गई कि पुलिस अधिकारी को के पास परवाद, जो परवाद किया गया है, ये परवाद किया गया है जो यहाँ पर इसकी जानकारी मिली है। जानकारी मिली है कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। तब उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, पुलिस कार्य का ये समाधान हो जाए, ये समाधान हो जाए कि नंबर 1, ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में प्रवाद किया गया है कि वो कोई और आगे अपराध ना करे, तब भी उसे वो गिरफ्तार कर सकता है। कोई और अपराध करने से रोकने के लिए। नंबर 2, मतलब इसे नंबर 1 और नंबर इसे बी कहेंगे। जिस अप, जिस परिवाद में अपराध के बारे में कहा गया है, उस अपराध का उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी करने के लिए भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस इतने सारे रीजन दिए गए हैं जिस पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 3, अब कोई परिवाद किया गया है तो उनके खिलाफ कुछ साक्ष्य भी रहे होंगे, तो उस व्यक्ति को इसलिए भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना करे। मतलब अब हमें किसी को व्यक्ति को गिरफ्तार इसलिए भी कर सकते हैं, मतलब हम मेरे खिलाफ किसी ने या कोई परिवाद किया है और पुलिस को ये लगता है कि अगर इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लें तो ये वो जो साक्ष्य हैं उस परिवार से संबंधित, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब एक प्रिवेंशन, एक प्रिकॉशन के तहत भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरीके के मजिस्ट्रेट के आदेश की और वारंट के होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, अब जब साक्ष्य है तो इसमें गवाह भी होगा।
अब जब कोई परिवाद हो रहा है, उसके बारे में कोई साक्ष्य है, तो उससे संबंधित कुछ गवाह लोग भी होंगे, तो गवाहों को धमकी, वचन या उत्प्रेरणा करने से रोकने के लिए, मतलब आपके खिलाफ कोई परिवाद किया गया है या आपके खिलाफ पुलिस जान को कोई जानकारी हुई है जिसमें आप उनको ये समाधान हो गया है कि हाँ, इस व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सजा 7 साल या उससे कम हो सकती है, चाहे वो जुर्माने सहित हो या जुर्माने बिना, तो उस व्यक्ति को उस अपराध के जो गवाह हैं उनको धमकाने के लिए कि मान जाओ वरना तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, हमारे खिलाफ गवाही देने गए तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, ये सारी चीजें करने, या कि चलो भैया हमसे अपराध हो गया, तुम 10-5 हज़ार रुपए हमसे ले लो यार, गवाही देने मत जाओ, ये करने के लिए, या कोई प्रॉमिस कर लिया उन्होंने कि आप हमारे लिए इतना कर दो, हम हमारे लिए उतना कर देंगे, कल के लिए कुछ होगा, तो इन सारी चीजों को भी रोकने के लिए कि हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। नंबर ई, अब कोर्ट में जब ऐसा व्यक्ति है और परिवाद हो चुका है, तो इन सारे रीजन के बिना, रीजन ये कहता है कि अगर ऐसा व्यक्ति को हमें लगता है ये कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा, ये अपने आप कोर्ट में उपस्थित कायदे से नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें ढूंढना खगोलना पड़ेगा, बाद में इधर उधर दिमाग लगाना पड़ेगा कि जाओ इसे ढूंढ के लाओ, ये करो वो करो, जिससे लिटिगेशन लिंगर ऑन होगा। तो कोर्ट में उपस्थिति, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कि जब हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे हमारी कस्टडी में रहेगा, तो जब भी इसकी कोर्ट में आवश्यकता होगी हम उसे नियत समय पर कोर्ट में ले जाकर उपस्थित कर देंगे, इसलिए भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सेक्शन डी में कहा गया है, कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अब इसमें प्रोवाइजो एक दिया गया है, परंतु इस उपधारा के अधीन, अगर इस उपधारा के अधीन परंतु इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, तब पुलिस अधिकारी को अपने कारणों को लिखना पड़ेगा, अपने कारणों को लिखित में देना होगा। कहने का मतलब, अगर हम इस उपधारा के तहत इतने सारे क्लॉज के तहत अगर किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं, तब तो हम उसको लिखित में बताएंगे कि भैया हमने तुमको इसलिए गिरफ्तार किया है। लेकिन प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आप इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं, और गिरफ्तार ना करने का रीजन वही होगा कि मान लीजिए, उसके भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको आगे बताता हूँ। और अगर हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए उसकी सजा ऐसी है जो 7 साल से अधिक की है, या उसको मृत्युदंड देना चाहिए जो उसने अपराध किया है, तो उसके लिए हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। या उसके पास कोई चुराई हुई संपत्ति होने का हमें संदेशा है, कि हमें ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने कोई चुराई हुई संपत्ति अपने पास रखी हुई है, या उसने पुलिस अधिकारी को अपनी ड्यूटी करते समय, जो उसका ऑफिशियल ड्यूटी है उसको करते समय उसमें कोई बाधा डाली है और हम उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं इस धारा के तहत। ये धारा 41 की टोटल बात हो रही है, इसमें अगर वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, तब इन सारी चीजों को लेकर, या फिर कोई व्यक्ति आर्म फोर्स से भागा हुआ है उसको हम गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं इस धारा के तहत, तब हमको अपने सारे कारण लिखित में हमको लिखने, पुलिस अधिकारी को ये चीजें लिख के देनी पड़ेंगी। इस 41 धारा का इतना सा मतलब होता है। अब इसके बाद सेक्शन आ जाता है हमारा 41A।
पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। मतलब सेक्शन 41 है। और जो भी ये गिरफ्तारी से संबंधित जितने भी सेक्शन है, इसके बारे में हमारे कंपटीशन में सिर्फ हमसे इतना पूछा जाता है कि 41A में कहा गया क्या कहा गया है, या पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना है वो किस सेक्शन में डिफाइन की गई है। क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि यहाँ पर 41A B C D करके दे रखे हैं, तो इन चीज़ों में हमें कंफ्यूजन रहता है कौन सी चीज़ किस में कही गई है। अगर किसी व्यक्ति को नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को धारा 41A में गिरफ्तार मतलब अगर किसी को धारा 41A के तहत गिरफ्तारी का अपेक्ष नहीं बनता है, मतलब उसको कुछ ऐसा नहीं होता है कि हमको इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ परिवाद किया गया है, परिवाद की जानकारी मिली है कि हाँ भैया इनको 41A के तहत तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, हमारे पास इसका कोई ग्राउंड नहीं बनता, लेकिन इनके खिलाफ परिवाद हुआ है, इसकी जानकारी हमें मिली है। और ऐसे परिवाद में जो जानकारी हमें मिली है कोई संगीन अपराध कारित हुआ है, मतलब नहीं हो सकती है, और उस व्यक्ति के खिलाफ परिवाद है। परिवाद किया गया है या जानकारी है मिली है पुलिस अधिकारी को। और जो परिवाद है वो संज्ञेय है, परिवाद है संज्ञेय अपराध का है, तब पुलिस अधिकारी हाजिर होने के लिए आदेश देते हुए सूचना जारी करेगा। मतलब कहने का पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना। धारा 41 में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं बनता जिसके लिए हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें, उस व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई परिवाद किया गया है। और परिवाद का जो नेचर है वो कॉग्निजेबल है, मतलब हमारा 41 के अंदर ऐसा कोई ग्राउंड बनता ही नहीं है कि हम इन्हें, मतलब मान लो कि वो हमारे सामने ही नहीं है, हम उसमें तो हम गिरफ्तार करने के बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, उसमें से कोई रीजन उसमें हमारा फिट नहीं बैठता है, तब पुलिस अधिकारी जो है उनको एक सूचना देगा हाजिर होने की। हाजिर होने की सूचना जारी करेगा। नंबर 2, अब कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ परिवाद हुआ था और सूचना जारी कर दी गई है कि हाँ भैया हाजिर हो। अब हाजिर, अब सूचना जो जारी की गई है, व्यक्ति जो है जारी सूचना का पालन करता है, जारी सूचना का पालन करेगा। मतलब जो सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार आपको भैया आना पड़ेगा और अपनी हाजिरी दिखानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, मतलब उसका पालन करता रहेगा। नंबर 3, नंबर 3 में कहा गया है पालन करता है, सूचना का पालन करता है, और आगे पालन करता रहता है। मतलब जो 41A के अंदर जो सूचना जारी की गई थी कि भैया आपको हाजिर होने की सूचना जारी की जाती है, और व्यक्ति लगातार उस सूचना का पालन कर रहा है, पालन करता रहता है। 2 में बताया गया कि वो सूचना का पालन करेगा। 3 में कह रहे हैं कि अगर वो पालन करता है और आगे करता रहता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
नहीं किया जाएगा जब तक, यहां पर एक पॉइंट है, जब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, जब तक पुलिस अधिकारी की लिखित राय ये ना बन जाए कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जब तक कोई लिखित कारण ना हो, तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको जो सूचना जारी की गई थी हाजिर होने के लिए, आपको हाजिर होना है, मान लीजिए आपके जो भी आपका नज़दीकी थाना है वहां से ऐसी सूचना आ गई आपके पास, भैया आपको फला तारीख पे हाजिर होना है, तो नंबर 2 में ये कहा गया कि आप उसमें हाजिर होंगे ही होंगे। नंबर 3 कहता है कि अगर आप हाजिर हो रहे हैं और आगे हाजिर होते रहते हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर आपको गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं तो उनके पास उसका कोई एक लिखित रीजन होगा कि इस रीजन से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। नंबर 4, अगर व्यक्ति पालन करने में असफल रहता है, मतलब जो सूचना 1 में जारी की गई थी जिसके बारे में 2 में बाउंडेशन बनाया गया कि आपको करना है, और 3 में भी कहा गया है कि आपने पालन करना है और करते रहना है, नहीं करते जा रहे तो लिखित कारण पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन 4 में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति पालन करने में असफल रहता है, मतलब आपसे सूचना की गई कि आपको फला तारीख को आना और आप पहुंचे ही नहीं, पहले दिन से आपने जाना ही नहीं, सोच चल रहा है हमें जाना ही नहीं, या अपनी पहचान छुपाने लगे, पहचान छुपाने लगा, तो सक्षम न्यायालय के आदेश पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तब सक्षम न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार कर सकता है। मतलब ये सक्षम न्यायालय आदेश तभी देंगे जब आप ऐसी सूचना का पालन करने में असफल रहते हैं या अपनी पहचान पहचान जानबूझकर छुपा लेते हैं कि भाई मुझे बताना ही नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता हूँ। ये सारी दुनियादारी की जब बातें आ जाती हैं तब न्यायालय आपके खिलाफ आदेश पारित करेगा, उस आदेश के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 41B। 41B कहता है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और जो व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आ रहा है उसके अधिकार क्या होंगे, उसके कर्तव्य क्या होंगे, वो क्या करेगा, आपको गिरफ्तार कैसे करेगा। ऐसा थोड़ा ना कि कोई व्यक्ति आया और आपको कान पकड़ के उठा के ले जाएगा, नहीं, ऐसे कोई तरीका नहीं गिरफ्तार करने का। कोई राह चलता व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर ले जाए तो पता चलना चाहिए कोई भी व्यक्ति आपको कैसे गिरफ्तार करने आ रहा है, जो गिरफ्तार करने आ रहा है क्या वो उस है भी उस लायक, आपको गिरफ्तार करने का उसके पास कोई राइट है, अधिकार है। आप कैसे पहचानोगे कि ये व्यक्ति गिरफ्तार करने आया। अच्छा चलो गिरफ्तार कर भी लिया तो उसके बाद उसका तरीका क्या होगा, गिरफ्तारी का कैसे गिरफ्तारी की जाएगी भाई। ऐसा थोड़ा ना उठाया और लेके चल दिया और लेके चला भी जाएगा तो उसका करेगा क्या। तो ये सारी चीजें हमें 41B में बताई गई हैं। यहाँ पर क्या गया, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के क्या कर्तव्य होंगे, क्या उसका तरीका होगा और कैसी प्रक्रिया के तहत वो आपको गिरफ्तार करेगा। नंबर 1, जो व्यक्ति गिरफ्तार करने आएगा
तो उस वो सबसे पहले अपने नाम की सही पहचान धारण करेगा। मतलब पता कैसे चलेगा कि ये व्यक्ति कौन है, इसका फला नाम क्या है। मतलब अपने नाम की पहचान धारण करेगा। मतलब अगर इसे शॉर्ट में आईडी कार्ड, उसका आईडी कार्ड कुछ होगा। ये हमारी लोकल चीज़ है जिसको हम याद रखते हैं। और ये पहचान धारण जो करेगा वो स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि आप उस व्यक्ति को पहचान सकें। नंबर बी, गिरफ्तार व्यक्ति, जिस व्यक्ति का गिरफ्तारी हो रही है उस व्यक्ति के बारे में एक ज्ञापन तैयार किया जाए। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार होगा। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा। अब उस गिरफ्तारी के ज्ञापन में क्या, उस गिरफ्तारी के ज्ञापन का क्या होगा? उस गिरफ्तारी के ज्ञापन में नंबर एक, कम से कम एक साक्षी द्वारा वो हस्ताक्षरित होगा। मतलब जो ज्ञापन तैयार किया है पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार करते समय, उस गिरफ्तारी के का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा। उस ज्ञापन को एक साक्षी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ, फला व्यक्ति को हमारे सामने गिरफ्तार किया गया है। और वह व्यक्ति जो गिरफ्तार गिरफ्तार किए गए सदस्य परिवार का सदस्य होगा। अब जो ये साक्षी है, या तो ये परिवार का सदस्य हो सकता है, परिवार का सदस्य होगा। मतलब किसी की अगर घर से गिरफ्तारी हो गई है, घर पे ही वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है, तब तो भी व्यक्ति उसके परिवार का सदस्य हो सकता है। और मान लो घर से गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कभी कभी कहीं ऐसी जगह से बाहर से गिरफ्तारी हो रही है, तो उस क्षेत्र, उस परिक्षेत्र का, मतलब मान लें आपका घर कहीं पे, आपकी गिरफ्तारी कहीं दूसरी जगह से हुई, पुलिस को मुखबरी हो गई थी कि भैया आप इस समय यहाँ पे बैठे हैं, और वहीं पे आपकी गिरफ्तारी हो गई। तो जब गिरफ्तारी हो रही है तो उस परिक्षेत्र के व्यक्ति का, उस परिक्षेत्र के एक गणमान्य व्यक्ति से, उस क्षेत्र का कोई गणमान्य व्यक्ति होगा वो। मतलब जो ज्ञापन तैयार किया गया है गिरफ्तारी का, उसमें आपके, अगर आपके घर से या आपके घर के पास से या आपके ऐसी जगह से जहाँ पे आपके परिवार का सदस्य कोई मौजूद है, तब तो उस ज्ञापन पर वो एज ए विटनेस उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भैया मेरे सामने गिरफ्तारी हुई थी और ये चीज़ें हैं। अब मान लीजिए गिरफ्तारी ऐसी जगह से होती है जहाँ पर आप अपने घर से बाहर हैं, आप ऐसी जगह पे हैं, किसी दूसरी जगह पे हैं जहाँ पर आपके परिवार का सदस्य मौजूद नहीं है, तब उस जगह का कोई गणमान्य व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में चार लोग जानते हो। ऐसा ना हो कि आप ए जगह पे आप रहने वाले थे, गिरफ्तारी आपकी बी जगह पे हुई, और यहाँ पर जो साक्षी है वो यहाँ का है ही नहीं, वो किसी डी जगह का है। तो ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। इसी डी बी क्षेत्र के ही व्यक्ति से ही उसको प्रमाणित किया जाएगा कि हाँ भैया मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे सामने ऐसी ऐसी गिरफ्तारी हुई थी। ये सारी चीजें हैं। ये हमारा हो गया एक। और नंबर दो, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार हुआ है, उससे उसको दोबारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। मतलब वो व्यक्ति उसको काउंटर साइन भी करेगा कि मान लीजिए जो हुआ है, एक तो इस व्यक्ति ने, इस साक्षी ने प्रमाणित कर दिया इसे, और प्लस इसी इसी ज्ञापन पर
ये जो ज्ञापन तैयार हुआ, एक तो इन्होंने साइन कर दिया और दूसरा ये भी उस पे दोबारा से साइन करके ये बताएंगे कि हाँ भैया हमने भी साइन किए हैं, ये हमारे साइन है और हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारी चीजें। ये नंबर 2 में कहा गया है। नंबर सी, नंबर सी में कहा गया है कि जब परिवार को सूचना न मिली हो, मतलब जो परिवार को सूचना ना मिली थी, हमने कहीं दूसरी जगह उसे गिरफ्तार किया था और दूसरी जगह उस वहां के गणमान्य व्यक्ति को हमने उससे प्रमाणित करवा लिया और इस गिरफ्तारी की सूचना परिवार वालों को ना मिली हो। परिवार वालों को ना मिली हो तब गिरफ्तार व्यक्ति के लिए से ये पूछा जाएगा, या ये उसका अधिकार है, गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने घर के किसी सदस्य का, वह अपने नातेदार या मित्र का, मतलब घर वालों को सूचना नहीं मिली, कोई व्यक्ति हमारा बाहर से गिरफ्तार हो गया, बाहर से ही उनका सारा ज्ञापन तैयार हो गया, घर वालों तक सूचना नहीं मिली, तो गिरफ्तार व्यक्ति अपने किसी नातेदार का या मित्र का नाम बताएगा जिसे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी जाए, गिरफ्तारी की सूचना दी जा सके, ये इसमें कहा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको गिरफ्तार किया गया किसी ऐसी जगह से, आप रहने वाले हैं इलाहाबाद के, आपको गिरफ्तार किया गया लखनऊ में, वहाँ आपके फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, ज्ञापन आपका तैयार हो गया, ज्ञापन तैयार होने के बाद लखनऊ के ही किसी व्यक्ति ने उसको प्रमाणित कर दिया, लोकल के किसी व्यक्ति ने, ठीक है। अब ये सूचना आपके घर वालों तक कैसे पहुंचेगी कि भैया आपको लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके लिए उन्होंने कहा गया है कि जो गिरफ्तार हुआ है वो अपने किसी नातेदार का या अपने किसी मित्र का नाम बताए, जिसे ये सूचना दे दी जाए कि फला व्यक्ति को फला जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना हमारा सेक्शन 41 बी कहता है। 41 सी, सेक्शन 41 सी, 41 सी से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि नियंत्रण कक्ष कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे। मतलब नियंत्रण कक्ष क्या होता है, नियंत्रण कक्ष ऐसी जगह होती है जहां पर जो गिरफ्तार व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में उनका डेटा रखा जाता है और उसकी रिपोर्ट, उसकी सूचना नियंत्रण कक्ष के दीवार पर बाहर एक श्यामपट बना रहता है, वहां पर लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि भाई फला व्यक्ति को फला पदाधिकारी ने फला अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है, और इसी से संबंधित वहां डेटाबेस तैयार किया जाता है जो जनता की जानकारी के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। 41 सी में सिर्फ इतना कहा गया है, इसमें जिले में नियंत्रण कक्ष, ये इसका हेडिंग है। सिर्फ इससे इतना पूछा जाता है कि नियंत्रण कक्ष कहाँ बनाए जाएंगे, तो नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में, नंबर बी राज्य स्तर पर, मतलब नियंत्रण कक्ष बनाएंगे।
स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी। नियंत्रण कक्ष के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, नंबर 2 में ये कहा गया है कि सूचना पट पर, यहाँ के मुख्यालय के सूचना पट पर यह जानकारी लिखी जाएगी कि गिरफ्तारियों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। मतलब किस व्यक्ति को कहाँ से और किस पुलिस वाले ने किस अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया, ये सारी चीज यहाँ नंबर 2 में लिखा गया, ये बताई जाएगी। नंबर 3, जो भी ये सूचना है इसका एक डेटाबेस बनाया जाएगा। जो जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। ये नियंत्रण कक्ष का फंक्शन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आ जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिए, इसे नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार 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 पूछा जाता है। सेक्शन 41D। सेक्शन 41D कहता है जो गिरफ्तार व्यक्ति हुआ है, व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अब गिरफ्तार हुआ है तो उससे पूछताछ भी होगी। तो क्या पूछताछ के दौरान किसी अधिवक्ता से वो मिल सकता है? मान लीजिए किसी को इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया, अब गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ ही तो होगी। अब पूछताछ में क्या वो किसी व्यक्ति से मिल सकता है? किससे मिल सकता है? क्या वो अधिवक्ता से मिल सकता है? अब अधिवक्ता से मिल सकता है तो अधिवक्ता से कैसे मिलेगा? कुछ समय के लिए मिलेगा, 5 मिनट के लिए मिलेगा, 10 मिनट के लिए मिलेगा, या जब तक पूछताछ चलती रहेगी तब तक के लिए मिलेगा, उसके साथ ही अधिवक्ता बैठ सकता है। तो इसके बारे में बताया गया 41D के अंदर। 41D जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, यहाँ से सीधे इसकी डेफिनेशन यही पूछ लेते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार भारतीय दंड संहिता के किस सेक्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपको वो दे देंगे 41A B C D, बस इतना सा क्वेश्चन आता है। ये 41D का पैट और निश्चित क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिर्फ इतना ही पूछता है। जब भी पूछता है तो इतना ही पूछता है कि गिरफ्तार व्यक्ति से मिलने का अधिकार किस सेक्शन में दिया गया है। तो जो कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार किया गया है तब गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकारी होगा। मतलब अब व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, उससे उसका अन्वेषण चल रहा, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। उस दौरान अन्वेषण में अन्वेषण के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा। मतलब जब उनका अन्वेषण चल रहा, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा, तो वो उस दौरान अपने अधिवक्ता से मिल सकते हैं। अपने जो भी उनका पसंदीदा अधिवक्ता है, वो चाहते हैं मुझे XYZ अधिवक्ता से भैया मिलवा दिया जाए, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, तो उन्हें मिलना दिया जाएगा। लेकिन
लेकिन संपूर्ण पूछताछ के दौरान ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको अपने साथ बिठा लें, कहें कि नहीं आप भैया यहीं बैठिए, जब तक पूरी पूछताछ हो ना जाती तब तक आप यहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको एक मिलने का चांस दिया जाएगा, आप उसमें मिल लें, फिर बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरी पूछताछ के दौरान आपके वो साथ रहें, ऐसा नहीं होगा। ये कहा गया है सेक्शन 41D में। अब सेक्शन 42 जो है उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सेक्शन 42 हम कल से पार्ट 2 में शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।